यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC8 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये है आर्थिक सुधार आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। आर्थिक सुधार आंदोलन। भारत में 1990 के दशक में एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। इस स्थिति को आर्थिक सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसके तहत अर्थव्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों, उद्योग, व्यापार या वित्त पर से सभी अनावश्यक प्रतिबंध और नियमन हटाए जाते हैं और व्यापार को समस्त विश्व के लिए खोल दिया जाता है, अर्थात स्वतंत्र व्यापार की नीति का पालन किया जाता है। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत से पहले भारत में विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र का बोलबाला था। सरकार यह सुनिश्चित करती थी कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों और कार्यक्रम के अनुसार कड़ाई से चले। इसके लिए निजी उद्योग और विदेशी व्यापार पर बहुत से नियंत्रण जैसे परमिट, लाइसेंस और कोटा आदि लागू किए जाते थे। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व बनाए रखने के लिए सरकार अपना कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ाती थी और सरकारी गतिविधियों में लगातार पूंजी का निवेश करती थी। लेकिन इन नीतियों से इच्छित परिणाम नहीं आ सके। इनसे ना तो तेज आर्थिक विकास दर प्राप्त की जा सकी और ना ही पूरा रोजगार सुनिश्चित हो सका। इन नीतियों से गरीबी उन्मूलन और अन्य आर्थिक समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं निकल सका। सरकार को भारी घाटा हुआ और भुगतान संतुलन भी घटने लगे। इससे देश में विकास की दर में मंदी आ गई थी। इन्हीं स्थितियों से उबरने के लिए सरकार ने आर्थिक सुधार आंदोलन चलाया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण थे। इन नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को उदार बनाकर इसके कानून एवं नियमों से प्रतिबंध को समाप्त कर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाया गया। इसके साथ ही निजीकरण द्वारा निजी उद्यम कर्मियों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने या उसकी हिस्सेदारी को निजी हाथों में दी जाती है। और भूमंडलीकरण द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था का साथ एकीकरण किया जाता है, अर्थात भूमंडलीकरण द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी को विभिन्न देशों के बीच मुक्त निर्बाध आवागमन होता है, जिससे पूरा विश्व एक वैश्विक पटल पर एक हो जाते हैं। इस तरह आर्थिक सुधार या उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीतियों के तहत अर्थव्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों, उद्योग, व्यापार, वित्त आदि से सभी अनावश्यक प्रतिबंध और नियमन हटाए जाते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह था कि सुधारों से आर्थिक अक्षमता को हटाया जाए। नियंत्रण, नियमन और प्रतिबंध से पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है। उद्योगों को लाइसेंसिंग के कड़े नियंत्रण से मुक्ति की जरूरत थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार, अयोग्यता और पक्षपात होता था। सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक कार्य दबाव से पीछा छुड़ाने की जरूरत थी। इससे अर्थव्यवस्था घाटे की ओर बढ़ती थी। व्यापार को बहुस्तरीय शुल्क और प्रतिबंधों से मुक्त करना था। सरकारी वित्त और गैर उत्पादक व्यय और सरकारी ऋण समाप्त करने के लिए सुधार अपनाने थे। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को तत्काल सुधारों की आवश्यकता थी, लेकिन सुधारों का विरोध भी किया गया। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था पर जहां कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। हम इन दोनों प्रभावों का संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। पहला सकारात्मक प्रभाव है जीवंत अर्थव्यवस्था। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से जीवंत हुई। इसके प्रभाव स्वरूप आर्थिक गतिविधियों का स्तर बढ़ गया है। इससे जीडीपी के विकास दर 8% से अधिक बने हुए हैं और अनुमानतः यह बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है वो है औद्योगिक उत्पादन में उत्साह। इन सुधारों से औद्योगिक उत्पादन में उत्साह बढ़ा है। इसने औद्योगिक उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। यह वर्तमान में लगभग 10% की दर से औद्योगिक उत्पादन कर रहा है। अब भारत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में दुनिया भर की आउटसोर्सिंग का केंद्र बिंदु है। तीसरा जो हमारा सकारात्मक प्रभाव है राजकोषीय घाटे में नियंत्रण। इन सुधारों के कारण राजकोषीय घाटे 2007-8 से कम होकर 2.7% तक पहुंच गया है।
वैसे यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में उम्मीद है कि यह और कम हो जाएगा। चौथा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। सेवाओं और वस्तुओं के बेहतर प्रवाह से देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। वर्ष 2007 के मध्य तक मुद्रास्फीति की दर 4.5% से के आसपास थी, जिससे कोई संकट नहीं था। यह सामान्य स्तर पर बनी हुई थी। वर्ष 2008 में अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति महसूस हुई और यह 11% तक पहुंच गई, लेकिन यह वृद्धि खाद्यान्न एवं ईंधनों की कीमतों को बढ़ने के कारण से हुआ। पांचवा है इसका सकारात्मक प्रभाव, उपभोक्ता की सर्वोच्चता। पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता की सर्वोच्चता में इजाफा हुआ है। यह एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सेवाएं और वस्तुओं तक भारतीय उपभोक्ता की पहुंच है। उत्पादक हर हालात में उपभोक्ताओं की पसंद और वरीयता को तरजीह दे रहे हैं। परिवार का घरेलू खर्च बढ़ा है, जो सुधरते जीवन स्तर की ओर संकेत करता है। छठा सकारात्मक प्रभाव है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार की निम्नतम स्थिति ने सरकार को नई आर्थिक सुधार लागू करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब विदेशी मुद्रा भंडार की मात्रा में वृद्धि हुई है। बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार अर्थव्यवस्था की हुई मजबूती को दर्शाता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। सातवां पॉइंट है हमारा निजी विदेशी निवेश। नई सुधारों के कारण निजी विदेशी निवेशों में वृद्धि हुई है। इससे योजनाकारों और राजनेताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही थी, जिससे कि उस पूंजी का फिर से निवेश किया जा सके। इससे पूंजी निवेश के साथ साथ प्रौद्योगिकी के विकास को भी बल मिला है। आठवां सकारात्मक प्रभाव को देखें, भारत जो है विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। इन आर्थिक सुधारों के कारण भारत को विश्व की उभरती शक्तियों में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इससे भारत की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर में काफी बढ़ गई है। इसका नवा सकारात्मक प्रभाव को देखें, वो है प्रतिस्पर्धी बाजार। सुधारों के कारण भारतीय बाजार के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीय बाजार में एकाधिकार की विशेषताएं तेजी से समाप्त हो रही हैं। बाजार ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन रहा है। उदाहरण के लिए कुछ दशक पहले कार, रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर जैसे उत्पादों के बाजारों पर कुछ कंपनियों का कब्जा था। फिलहाल उत्पाद बाजार में विभिन्न कंपनियों के ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध है। अब हम इनके नकारात्मक प्रभाव की और ध्यान देंगे। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला नकारात्मक प्रभाव है कृषि की अनदेखी। आर्थिक सुधारों में समस्त शक्ति कृषि से हटकर औद्योगिक क्षेत्र में लगा दी गई। इससे कृषि की विकास दर को जबरदस्त झटका लगा। कृषि को झटका लगने का तात्पर्य भारत के करोड़ों लोगों की आजीविका के साधन को झटका लगना है। कृषि को अनदेखी करने से गरीबी बढ़ी। यह ध्यान रखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र की विकास दर धीमी पड़ने का असर औद्योगिक विकास दर पर पड़ना तय है। औद्योगिक क्षेत्र के श्रम की आपूर्ति करने वाला मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र ही औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादों की मांग पैदा करता है। यह देखा गया है कि कृषि उत्पादों की कीमतों को बढ़ने से सामान्य वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। ये दूसरा नकारात्मक प्रभाव को देखें तो वो है विकास प्रक्रिया शहरों में केंद्रित है। सुधार कार्यों से विकास प्रक्रिया शहरों में केंद्रित हो गई है। किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का शायद ग्रामीण क्षेत्र में कोई निशान मिले। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शहरों में ही केंद्रित हैं, जहां उन्हें अनुकूल ढांचागत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इससे शहर और गांव के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसी किसी दोहरी अर्थव्यवस्था से सामाजिक खाई और ज़्यादा गहरी होती है। समाज में किसी भी तरह की दोहरी नीति से आर्थिक विकास को खतरा होता है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव को देखें तो आर्थिक उपनिवेशवाद। भारत ने लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद झेला है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य है। हम एक तरह का आर्थिक उपनिवेशवाद झेल रहे हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेच रही हैं और इस प्रक्रिया में भारतीय उत्पादक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं और वे हाशिए पर चले गए हैं। चौथा है उपभोक्तावाद का प्रसार। सुधारों के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद का प्रसार
हो रहा है। बाजार में मौजूद विश्व भर के ब्रांड खर्च करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और दिखावे को बढ़ावा मिल रहा है। इससे व्यापारियों और विनिमयकर्ताओं के लिए बाजार का आकार बढ़ रहा है, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर परिवार में संकट पैदा हो रहे हैं। पांचवा नकारात्मक प्रभाव है संभावित विकास नहीं। सुधारों के कारण विकास की प्रक्रिया अवश्य तेज हुई, लेकिन यह संभावित नहीं है। यह समग्र विकास प्रक्रिया नहीं है। यह विकास प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के उन अंगों में हुई जहां ज्यादा संभावनाएं मौजूद है। यह आईटी आधारित विकास है। औद्योगिक विकास सामान्य है, जबकि यह क्षेत्र पिछड़ रहा है। भारतीय कृषक विदेशी बाजारों के लिए नकदी फसल उगा रहा है। इससे घरेलू स्तर पर खाद्यान्नों की कमी हो गई है। हरित क्रांति के बावजूद खाद्यान्न का आयात किया जा रहा है। इसका छठा नकारात्मक प्रभाव है सांस्कृतिक क्षरण। इन सुधारों ने भारतीय संस्कृति का सांस्कृतिक क्षरण भी किया है। आर्थिक समृद्धि ने जीवन के सभी पैमाने को ढक दिया है। हर कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है और अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। परिवार और समाज के प्रति निष्ठा छोड़ दी गई है, जबकि यह भारतीय समाज का आधार रही है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। इससे विकास की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है, साथ ही इसमें विविधता आई है। लोगों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन इसके कारण कृषि का समुचित विकास नहीं हो पाया। विकास शहरों के सिमट गया। यह विकास समग्र विकास नहीं है, क्योंकि इसने सांस्कृतिक क्षरण को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर यह सुधार आंदोलन मिश्रित फलदायी माना जा सकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।